सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो है मैथमेटिक्स क्लास 12 टर्म 1 और सेट 3 का होगा आज डिटेल सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं इसके कॉमन इंस्ट्रक्शंस पे। तो जो कि कॉमन इंस्ट्रक्शंस क्या है, आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, टाइम आपका 90 मिनट्स है और आपका जो फुल मार्क्स है ये आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, यानी सारे क्वेश्चन आपका अनिवार्य रूप से करना है, जिसमें से कि आपको टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे पेपर में मैथमेटिक्स में वो आपके 40 होंगे। दैट मीन्स कह सकते हैं कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। इसमें से कि आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन भी साथ में दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही क्वेश्चन को चूज करना है। ठीक है, अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। दैट मीन्स कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहां पर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इन द सेट ए, ठीक है, रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय आर सच दैट रिलेशन एक्स वाई होगा और एक्स वाई एलिमेंट होंगे ए के सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक, तो हमारे पास जो सेट गिवन है पहले हम देख लेते हैं एक बार। सेट जो हमें गिवन है वो ए है। इसके जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से एलिमेंट्स है हमारे पास? एलिमेंट्स हो जाएंगे 1, 3, 5 एंड 7। ठीक, और हमारा जो रिलेशन डिफाइंड है वो रिलेशन कैसे डिफाइंड है? एक्स और वाई में। एक्स और वाई में जो रिलेशन है वो एक्स कॉमा वाई सच दैट कि एक्स और वाई है, ठीक है, दोनों वाई ए के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक, एंड सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई से बड़ा भी होना चाहिए। तो देखते हैं कि यहां पर क्या रिलेशन होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या रिफ्लेक्सिव है, यानी समतुल्य है कि नहीं। पहले इसको हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को। तो रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य है कि है नहीं ये फंक्शन। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब सच दैट के ए और ए भी एलिमेंट किसके हो? सेम सेट में हो। और अगर दोनों के सेम सेट में है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो सेट ए में एलिमेंट मान लो 1 1 है, तो अगर क्या 1 1 एलिमेंट होगा इस रिलेशन का तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लेकिन हमारे साथ में एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्या यहां पर 1 इज ग्रेटर देन 1 होगा? नहीं, ये गलत है, यानी रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा सिमेट्रिक। चेक कर लेते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन ऐसा होता है कि अगर ए और बी अगर एलिमेंट होंगे रिलेशन के, तो बी और ए भी एलिमेंट होगा किसका? हमारा रिलेशन का। लेकिन रिलेशन क्या गिवन है? एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो चेक करते हैं क्या 1 इज ग्रेटर देन वाई है, या फिर ऐसा लिख लो कि इफ 2 इज ग्रेटर देन 1, ये सही है, तो क्या 1 भी 2 से ग्रेटर देन होगा? नहीं, ये दोनों कंडीशन फुलफिल्ड होल्ड नहीं कर रही है, क्योंकि 2 तो 1 से ज्यादा है लेकिन 1 2 से ज्यादा नहीं है, यानी सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट चेक कर लेते हैं हम, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसा कहता है कि मान लो अगर ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक, एंड बी इज ग्रेटर देन सी है, तो दिस इंप्लाइज ए इज ग्रेटर देन सी होना चाहिए। देखते हैं यहां पर चेक करके कि 1 ऐसा समझ लो कि 7 इज ग्रेटर देन 5, सही है, एंड 5 इज ग्रेटर देन 3। तो क्या यहां से इंप्लाई कर सकते हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 3 होगा। ठीक, अगर ये रिलेशन फुलफिल्ड हो रहा है तो हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, जो भी हमारा रिलेशन है ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए, अगर ऐसा चीज फुलफिल होता है तो चेक करते देखो क्या 7 इज ग्रेटर देन 3 होता है? हाँ सही है। दैट मीन्स कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी ये संक्रामक होगा, यानी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है इफ ए बी सी एंड रिलेशन में जो हमें गिवन है वो है ए बी ए सी एंड बी सी, बी रिलेशन ऑन ए देन आर किस टाइप का रिलेशन होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर सेट्स दिया हुआ है, सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक, और जो यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड है आर, रिलेशन कैसे डिफाइंड है? डिफाइंड है ए, ठीक, ए बी और ए सी एंड बी सी। ठीक, क्या ये सिमेट्रिक है? सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अगर रिफ्लेक्सिव होगा
तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए भी मिलना चाहिए और बी भी मिलना चाहिए और सी भी मिलना चाहिए। क्या ये यहाँ पर है, सी भी मिल रहा है, हमें सिर्फ ये क्या मिल रहा है, सिर्फ ए मिल रहा है, बी और बी सी तो हमें मिल नहीं रहा है, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं हमारा कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। सिमेट्रिक मतलब सममित, ठीक है, सममित संबंध है कि नहीं। तो सममित संबंध क्या होता है कि अगर ए का बी मिला है तो बी का भी ए मिलना चाहिए, ठीक। क्या ये चीज हमें मिल रहा है, ए बी तो है, ठीक है, ए बी तो मिला रिलेशन, हमें जो ऊपर रिलेशन गिवन उसमें ए बी तो है, ठीक है, इसमें ए बी तो मिल रहा है, लेकिन क्या बी ए मिल रहा है, नहीं, बी ए नहीं मिल रहा है। तो ये बी ए नहीं मिला, दैट मीन्स कि ये भी सिमेट्रिक होगा नहीं। अब चेक करते हैं क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक। देखो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने का तरीका क्या होता है कि देखो अगर ए बी है, ठीक, और बी सी बी है रिलेशन का, तो यहां से क्या करना चाहिए कि ए और सी का भी एक एलिमेंट मिलना चाहिए रिलेशन में, ए कॉमा सी मिलना चाहिए। तो यहाँ देखो ए बी भी मिल रहा है हमें, ठीक, बी सी भी मिला और ए सी भी मिल रहा है, तीनों चीज हमें यहाँ मिल रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा रिलेशन है वो किस टाइप रिलेशन है, वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। दैट मीन्स कि हमारा संक्रामक संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या द रिलेशन आर इज द सेट A of all the books in the library of a college given by relation XY such that X and Y have same number of pages, then relation R is। कह रहा है कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय में, ठीक है, उसमें बहुत सारे पुस्तक हैं, उसमें कह रहा है कि समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में एक रिलेशन है, यानी उस लाइब्रेरी में जितने किताब है सभी में आपस में एक रिलेशन गिवन है। वो रिलेशन कैसा है कि हर एक किताब में X और Y में पृष्ठों की संख्या समान है, यानी कि एक लाइब्रेरी में जितने किताब है सभी किताब में जो उसमें पेज होंगे वो सभी में सेम नंबर ऑफ पेज है। जैसे मान लो अगर एक बुक में 100 पेज है तो उस लाइब्रेरी में जितने बुक होंगे सभी में कितने पेज होंगे, 100 पेज होंगे। तो बताओ इन सभी बुकों में आपस में कैसा संबंध है, ठीक। तो फिर से पॉइंट हम चेक कर लेते हैं यहाँ से कि पहले चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। तो कह रहा है लेट सपोज हम 2 बुक ले लेते हैं, हम 3 बुक लेते हैं, बुक का नाम A B C, ठीक। क्या ए बुक और ए बुक दोनों में सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, क्या किसी बुक में 100 पेज हैं तो क्या उसी बुक में 100 पेज होंगे, होंगे, ऑब्वियस बात है होंगे। सिमिलरली अगर हम बी बुक लेते हैं तो क्या उसी बी बुक में, दोनों बुक में, यानी एक ही बुक में सेम नंबर पेज होंगे, ये सही है, रिफ्लेक्सिव तो होंगे, ठीक। कि सही बुक में एक बुक में अगर 100 पेज हैं तो उसी का आपस में रिलेशन कितना होगा, आपस में रिलेशन हम निकाल रहे हैं कि उसी बुक में क्या फिर से 100 पेज होंगे, हाँ होंगे, यानी रिफ्लेक्सिव होगा। अब चेक करते हैं एक बार सिमेट्रिक, ठीक है, क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करते हैं, क्या ए बुक में 100 पेज है तो बी बुक में भी 100 पेज है। क्या इसका उल्टा भी होगा कि अगर बी बुक में 100 पेज है तो ए बुक में भी 100 पेज होगा। तो ये बात भी सही है क्योंकि क्या लिखा है क्वेश्चन में, साफ साफ लिखा है कि लाइब्रेरी के हर बुक में जितने बुक है सभी में सेम नंबर ऑफ पेज है, यानी पृष्ठों की संख्या समान है। अब लास्ट पॉइंट आता है, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यानी संक्रामक रिलेशन। कह रहा है ए बुक में जितने पृष्ठ है उतने बी बुक में, और जितने बी बुक में पृष्ठ की संख्या है उतने ही सी बुक में पन्नों की संख्या है। तो क्या यहां से ये इंप्लाई कर सकते हैं कि ए बुक में जितने पेज हैं उतने ही सी बुक में भी उतने ही पेज होंगे। तो ये भी सही है क्योंकि सभी बुक में कितने हैं, जो पन्नों की संख्या क्या है वो समान है, यानी यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। दैट मीन्स कि हमारे इस टाइप को हम क्या कहते हैं, इस टाइप को हम लोग कहते हैं रिलेशन को कहते हैं जहां पर तीनों होल्ड करता है, उसे कहते हैं हम इक्विवेलेंस। क्या कहते हैं उसे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, जहां पर तीनों रिलेशन होल्ड करते हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिख लेंगे इसे, तुल्यता संबंध, ठीक है। तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते क्वेश्चन 4 में, कह रहा है एफ इज ए रिलेशन आर टू आर, ठीक है। अब देखो आर टू आर का मतलब क्या होता है, आर टू आर का मतलब होता है रियल नंबर, ठीक है। जब भी आर में लिखा रहे अगर आर टू आर मतलब उसका डोमेन भी क्या है, डोमेन भी रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या है, और रेंज भी क्या है, रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। अब इसमें 2 फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स
और दूसरा फंक्शन गिवन है जी एक्स, ठीक है, ये क्या है, इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। तो हमसे पूछा बताओ कि एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब होता है फंक्शन एफ किस पे अप्लाई हो रहा है, जी एक्स पर, ठीक। इसको लिखते हैं एफ, अच्छा, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, यानी यहां लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर देखो, जहां पर एक्स था वहां पर क्या लिखा था, कॉस में आ जाता है एक्स। तो अगर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो जाए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू, ठीक। इसलिए यहां से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। फिर से बताता हूं कि कॉस एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। कॉस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि पहले एक्स का स्क्वायर कर लो, उस पर कॉस फंक्शन लगाओ, ठीक। और इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कि पहले कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो फिर उसका स्क्वायर करो, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है द फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, ठीक है। फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है एन टू एन। एन टू एन कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर, ठीक है। एन क्या होता है हमारा, नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है। तो कह रहा बताओ ये किस टाइप का फंक्शन होगा, एक एक लेकिन आच्छादक जिसे 1 1 ऑन 2 कहते हैं, ठीक है, या दोनों होगा, 1 1 ऑन 2 दोनों होगा, या फिर 1 ऑन 2 तो होगा लेकिन 1 1 नहीं होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं 1 1 फंक्शन, ठीक है। अगर 1 1 फंक्शन है तो एफ एक्स वन की वैल्यू एफ एक्स टू के इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स कि 3x1 इक्वल प्लस 4 की वैल्यू 3x2 प्लस 4 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा कि x1 इक्वल टू x2, यानी ये, और दोनों x1 और x2 क्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए हमारे, नेचुरल नंबर होने चाहिए। दैट मीन्स कि ये चीज तो हमारा होल्ड कर रहा है, यानी फंक्शन 1 1 तो है। अब चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ऑन टू फंक्शन चेक करना है तो हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4। एफ एक्स अगर हम वाई एज्यूम कर लेते हैं तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 4, ठीक। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो तो हो जाएगा y माइनस 4/3, यानी एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू वाई माइनस 4/3 प्लस 4 लिख सकते हैं। लेकिन जो x था, x की वैल्यू कितनी आ गई है, y माइनस 4/3, ठीक। यहां से कैंसल आउट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, y तो आ गया, ठीक। लेकिन अगर बताओ अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए, क्या यहां पर अगर y की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, अगर मुझे या फिर मुझे y की वैल्यू चाहिए 2, अगर मुझे इस y की वैल्यू 2 चाहिए तो क्या यहां पर y कितना आ जाएगा, 2 - 4/3, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये जाएगा f -2/3 की वैल्यू 2, ठीक है। यानी ये वैल्यू क्या है, यही तो हमारा x है, और क्या ये x, ये तो हमारा x है। तो क्या ये x जो आया है -2/3, क्या ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो नहीं है, ठीक है। ये -2/3 नेचुरल नंबर होता नहीं है। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो दैट मीन्स है ये फंक्शन हमारा ऑन टू होगा नहीं, क्योंकि x क्या होना चाहिए था, x हमें रिलेशन डिफाइंड है n टू n में, मतलब रिलेशन और फंक्शन यानी x और y दोनों के लिए कितनी होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन डोमेन और रेंज दोनों की वैल्यू x, दोनों की डोमेन और रेंज दोनों क्या होना चाहिए, हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर x की लगी -2/3 जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स कि ये 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ R to R रिलेशन डिफाइंड है बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 देन एफ इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है R to R, R to R मतलब रियल नंबर में फंक्शन डिफाइंड है, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 7, ठीक।
तो हमसे पूछा बताओ एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये वैल्यू तो पूछा गया। तो लेट सपोज कि हम अगर एफ एक्स को वाई एज्यूम करते हैं, ठीक, तो इसे अगर हम वाई एज्यूम करेंगे तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख पाएंगे एफ एक्स वैल्यू कितनी है, एफ एक्स वैल्यू है 2x प्लस 1 इक्वल टू वाई, यानी यहाँ से अगर हम x यानी 2x लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू वाई माइनस 1 और x इक्वल टू वाई माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ पर 7 है, ठीक है, 7 लिख लेना, यानी वाई माइनस 7 बाई 2। ठीक, अब देखो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू, यानी अगर हमसे पूछा जाए कि एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स मतलब वाई का इनवर्स, यानी अगर हमें y का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो y का इनवर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 7 बाई 2। ठीक है, y इनवर्स यानी y इनवर्स हो जाएगा ये हमारा x है। ठीक है, तो पूछा गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगा y माइनस 7 बाई 2। ठीक है, यानी हमसे यहाँ जो f इनवर्स x पूछा गया था, ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये इनवर्स का वैल्यू है, लेकिन इनवर्स में थोड़ा ध्यान देना, क्या x नहीं, यहाँ पर या तो y होना चाहिए था या तो इसे एफ एक्स लिखना चाहिए था। ठीक है, एफ इनवर्स x निकालना है तो। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स 1 की tan इनवर्स माइनस 1 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो लेट सपोज यहां से लिख सकते हैं कि tan इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू हम थीटा एज्यूम करें, तो यहां से लिख सकते हैं कि माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा। ठीक, और माइनस 1 क्या लिख सकते हैं, माइनस tan पाई बाई 4, देखिए 1 के लिए क्या होती है, tan 45 के लिए होती है 1, तो माइनस tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं इक्वल टू tan थीटा। ठीक, और इसे और क्या लिख सकते हैं, tan माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ तो थीटा के लिए कितनी आ गई, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यहाँ पे मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया था, मैंने प्रॉपर्टी यूज किया था कि tan माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज मैंने यहाँ पर किया है। आपके क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस साइन इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स ए कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पे यहाँ पर हमें जो वैल्यू पूछा गया है वो पूछा गया कॉस साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए। ठीक, अब यहाँ जो ब्रैकेट में जो टर्म लिखा हुआ है कॉस साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इस पूरे की वैल्यू होती है पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आते क्वेश्चन नंबर 9 में कह द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी। मुझे वैल्यू गिवन है वो है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2। ठीक, पहले हम वैल्यू कितनी फाइंड कर लेते हैं, साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी। लेट सपोज अगर ये थीटा है, ठीक, तो यहां से कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। ठीक, दिस सिंपल लिख सकते हैं यहां से कि साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन 1 बाई 2 का होता है साइन 30 की वैल्यू, यानी साइन पाई बाई 6 की वैल्यू, यानी यहां से आप कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6। ठीक, यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से जो थीटा आ जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 6। ठीक, और इस थीटा हमने क्या माना था, साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 को, तो यहां से लिख सकते हैं कि साइन, ये हो गया हमारा पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 के लिए कितनी आ गई, अभी आई वैल्यू माइनस पाई बाई 6। ठीक, इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करते कितना आ जाएगा, ये जगह साइन पाई बाई 3
प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 3 होता है हमारा 60, पाई बाई 6 होता है 90, पाई बाई 60 होता है हमारा 30, तो 60 प्लस 30 हो जाएगा 90, और इसको लिख सकते हैं साइन, ऐड करना है एलसीएम लेके, दिया जाएगा पाई बाई 2, ठीक। और साइन पाई बाई 2 के लिए कितनी होती है 1, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। फिर से यहाँ पर मैंने कौन सा रिलेशन यूज किया था, मैंने रिलेशन यूज किया था कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर जब मैंने इस चीज को यूज किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, कह रहा है इफ tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस रूट 3 देन वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हमें दिया है tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, ठीक। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू tan थीटा, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू रख लेते हैं, ठीक। tan इनवर्स इसकी कितनी थी, tan इनवर्स x की वैल्यू है माइनस रूट 3, तो यानी यहाँ से एक चीज ये लिख लेते हैं इसको, या तो ऐसे करते हैं इसको कि tan इनवर्स x की वैल्यू माइनस रूट 3 है, तो लिख सकते हैं कि tan माइनस रूट 3 की वैल्यू x होगी। अच्छा, इसको क्या कह सकते हैं, माइनस tan रूट 3 की वैल्यू x के इक्वल होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस tan रूट 3 होता है कितना 60, इसको लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू x होगा। तो यहाँ से x के लिए कितने आ गए, यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा माइनस पाई बाई 3, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, कह रहा है कि यहाँ पर दो मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। मैट्रिक्स क्यों गिवन है कि यहाँ मैट्रिसेस का साइन बना हुआ है ना, ये मैट्रिक्स होता है, ये हमारा मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है, ठीक है। जब ऐसे ब्रैकेट बना हुआ तो इसे कहता है मैट्रिक्स। अब करें ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, जब भी इस टाइप के अगर मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों साइड सेम होना चाहिए। देखो 2 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, दोनों में 2 रो 2 कॉलम है, ये इक्वल होना चाहिए। और फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। यानी यहां से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5। सिमिलरली x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, x माइनस वाई इसकी वैल्यू होगी -1। अब इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 4, ठीक। और x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। और यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। क्वेश्चन 12 है, इफ a इक्वल टू -1 2 3 देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कह रहा है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो सिंपल देख लो, इसमें में सिंपल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि उसमें कितने रो कितने कॉलम है, एलिमेंट है 1 2 3, ठीक। इसमें कितने रो हो गए, ये हो गया रो 1, ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3। तो यहाँ क्या लिखते हैं, रो इंटू कॉलम लिखते हैं, ठीक है। रो कितने हैं यहाँ पर, एक रो हो गया, और कॉलम कितने हैं यहाँ पर, कॉलम यहाँ पर 3 है, यही हो गया इसका ऑर्डर, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 क्रॉस 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ ए इक्वल टू, ठीक है, हमें ए गिवन है, एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू गिवन है, में डाटा जो गिवन है, जो एलिमेंट है वो 0 1 और 1 0 है। तो हमसे पूछा है बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। ए स्क्वायर मतलब दैट मीन्स ए इंटू ए मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल लिख लेते हैं 0 1 1 0, ठीक। इंटू मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ए से, तो 0 1 1 0। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि पहले 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 0, प्लस 1 को करेंगे 1 से, तो हो जाएगा 1। अब सेकेंड एलिमेंट में आते हैं, तब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 0 को 1 से, तो हो जाएगा 0, फिर 1 को करेंगे 0 से, तो हो जाएगा 0, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, तो 1 को करो 0 से, तो हो गया 0, ठीक। फिर 0 करो 1 से, तो ये हो जाएगा 0। अब लास्ट हमारे पास बच जाता है कि 1 को करेंगे 1 से, तो हो जाएगा 1, प्लस
जीरो को करेंगे जीरो से तो ये हो जाएगा जीरो। यहाँ पूरा एलिमेंट सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1 0 0 1। ये हो गया ए स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर ऐसा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 14 है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन वैल्यू ऑफ के ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है तो बताओ कि ए यानी कि उसे एक कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को और उसका ट्रांसपोज लें तो ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि उस के की वैल्यू को बाहर ले लो और इनटू ए का ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, ये स्केल होता है। ये क्या है, ये सिंपल फॉर्मूला है। ऐसा क्वेश्चन आपको सेट नंबर 2 में भी मिला होगा। तो एटलीस्ट मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में आपको सारे प्रॉपर्टी सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोज के, इनवर्स के, एडजॉइंट के, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 15 है, इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज। ठीक है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए और उसका ट्रांसपोज वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर से ये कौन सा क्वेश्चन है, ये फिर से हमारा क्वेश्चन हो गया है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर दो मैट्रिक्स है, एक ए ले लो और उसका एक ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, तो कैसा मैट्रिक्स आना चाहिए, तो लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर ए ले लेते एक एलिमेंट, इसके ले लो मान लो 1 3 5 7 ना, एक कोई रैंडम एलिमेंट ले लिया मैंने, तो इसका एक ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 1 3 5 7। दोनों को ऐड करके देख लेते हैं क्या आता। ठीक, मैंने कोई रैंडम नंबर लिया अपने मन से, अगर ऐड करो दोनों को तो दोनों का 1 1 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 8 और 7 से कितना हो जाएगा 14। ठीक है, ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, क्या ये सिमेट्रिक है या है कि नहीं। तो अब चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर सिमेट्रिक होगा, ठीक है, अब देखो क्या ये जो एलिमेंट आया, अगर ये सिमेट्रिक है, ठीक है, अगर सिमेट्रिक है तो देखो a प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका जो सम है, ठीक है, ये किसका लाना चाहिए, इन दोनों के सम का। ठीक है, इन दोनों का सम लिए इसके ट्रांसपोज की लाना चाहिए। ठीक, तो देखो क्या a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज कितना आता है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज का सम कितना आया था 2 8 8 14, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 8 14। क्या देखो ये दोनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं, ये क्या इसके इक्वल आ रहा है, देख लो इक्वल है। इक्वल है तो मतलब कैसा एलिमेंट है, ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये सममित अवयव है, यानी याद रखना कि अगर a प्लस ए डैश अगर है, ठीक है, तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, ये हमेशा होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखना। आते क्वेश्चन 16 में, कह रहा है इफ a इक्वल टू 1 to 4 2 देन 2a इज इक्वल टू। ठीक है, अभी मैंने बताया था फॉर्मूला। ठीक है, कि मान लो कि कोई मैट्रिक्स अगर a है, ठीक, तो अगर उसको मान लो अगर मैट्रिक्स a है, उसको अगर हम a से उसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो किस इक्वल होता है, वो k टाइम्स उस a के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, ये मैंने अभी पहले बताया था। तो देखो यहाँ पर k की जगह कितना वैल्यू गिवन है, यहाँ जो k है k इक्वल टू 2 है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2 गिवन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी 2 ऑफ a 2 टाइम्स ऑफ a, यानी कि मैट्रिक्स a के सारे एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर a को सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एक होता है फॉर्मूला। ठीक, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए। आते क्वेश्चन 17 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स इफ। ठीक है, यहाँ पर दो जो डाटा गिवन है, ये दोनों डाटा क्या है, ये दोनों हमें गिवन है डिटर्मिनेंट। ठीक है, और दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल है, यानी 2 4 5 1। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारा 2x 4 6 और x इक्वल। अगर ये डिटर्मिनेंट है तो इनकी वैल्यू आपस में इक्वल होगी। अब इसके वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 को 1 से करो तो 2 माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 20 इज इक्वल टू
2x इंटू एक्स करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करो तो आ जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल टू -18 प्लस 24। ठीक, यानी यहाँ से x 2x स्क्वायर की कितनी होगी 6, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 3। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू आएगा +-√3। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है। जब ऐसा डिटर्मिनेंट हो तो उसके डाटा आपस में इक्वल नहीं होते हैं। क्या इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ ए आई जे इंटू एन क्रॉस एन एक मैट्रिक्स है, देन के ए किसके इक्वल होगा। ठीक, देखो फिर से अभी फिर से क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक, कि अगर के ए रहा, के कोई कांस्टेंट है, यानी किसी भी ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को हम के से मल्टीप्लाई करें और उसका डिटर्मिनेंट ले तो किसके इक्वल होता है, वो होता है उस नंबर को मल्टीप्लाई कर लो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू के साथ। ठीक है, ये फिर से क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला बेस्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये अब तक आपको 3 से 4 बार अब तक आपको सीट में दिख गया होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो कह रहा हूँ फिर से मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर के सारे फॉर्मूले को जरूर याद रखना, वहां पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। आते क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुई वर्टिसेस आर 1 0 6 0 एंड 4 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, किसी भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे मान लो अगर ये मेरे पास ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ट्राइंगल का मुझे वर्टिसेस गिवन है, मान लो गिवन है 1 0 6 0, ठीक, और एक 4, 3, ये तीन गिवन है। तो पूछा बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे। ठीक है, तो एरिया निकालने का क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ टाइम्स, और इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, x1 x2 x3, ये होता है y1 y2 y3 और 1 1 1। ठीक, जहां से सारी वैल्यू को बस पुट करो और सॉल्व करना होता है। तो x1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 6 4, y1 हो गया 0, y2 0, y3 हो गया 3। ठीक, एंड फिर हो जाएगा 1 1 1। इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करो। ठीक है, सिंपल क्या करना है, यहाँ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट को आपको वैल्यू आपको सॉल्व करने आता है। चलिए इसको कर लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा हाफ टाइम्स 1 इंटू 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ तो 0 हो गया तो सेकेंड टर्म तो कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा +1, इसको करेंगे 6 इंटू 3 18 माइनस 4 इंटू 0 0। ठीक, सॉल्व करते हो जाएगा 1/2 इंटू, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +18। ठीक, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15/2, और 15/2 कितना होता है, ये होता है हमारा 7.5। ठीक, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया है और हमेशा क्षेत्रफल किसमें होता है, क्षेत्रफल हमेशा आता है स्क्वायर यूनिट में, यानी वर्ग मीटर में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है ट्राइंगल, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, हमसे ये डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो एकदम बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसका सिर्फ फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि किसी भी मैट्रिसेस का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है जिसके एलिमेंट a11 a12 a13 इस टाइप से गिवन हो, तो क्या होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, जिसमें aij होता है उसका कोफैक्टर और aij होता है वो एलिमेंट, उस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो इसकी जो वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट की, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा a11 प्लस a21 प्लस a31 इंटू a31। ठीक है, ये होता है। चाहे तो ये ऐसे निकाल लो, चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो, a21 प्लस a22 इंटू a22, ठीक है, प्लस a23
प्लस A23। चाहो तो एक और फॉर्मूला लिख लो इसका, इसमें से कुछ भी आ सकता है। A31 प्लस A32 इंटू A32 प्लस A33 इंटू A33। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दिख जाए वो सारे सही है। देखो इन तीनों से कौन सा ऑप्शन इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है, ये तीनों के तीनों सही है। इन तीनों से कोई भी एक मिल जाए तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ चेक करो कि आपका जो ऑप्शन में डी है, डी नंबर में ही आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये एक सिंपल एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 आता है, क्या द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, क्या कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स है, वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस कहां पर है, ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है, इसको कहते हैं कंटिन्यू करते हैं संतत, ठीक है, संतत कहते हैं इसे। तो अगर ये इसके इक्वल है तो क्या कहता है ना कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर अगर लिमिट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जो एफ एक्स आएगी वो किस इक्वल होगा। अगर कंटिन्यूअस है तो उसकी वैल्यू उस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी एफ ए इसके इक्वल होगा, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये क्या लिखा है, क्योंकि साफ साफ लिख रहा है कि ये फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस है, यानी संतत है। अगर है तो उस वैल्यू की यानी उसका लिमिट उस पॉइंट पर और उस पॉइंट पर जो वैल्यू होगा वो सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 22 है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, ठीक है, दो में फंक्शन डिफाइंड किया गया है, वो क्या कंटिन्यूअस क्या है, एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन बताया था कि अगर एक्स इक्वल टू 3 पे कांस्टेंट है तो अगर कंटिन्यूअस है तो पॉइंट एक्स इक्वल टू 3 पर सारे फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। अगर इक्वल होगी तो यहाँ पर जो हमारा एक्स प्लस 1, ठीक है, ये कब के लिए था, अब एक्स वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, और बी एक्स प्लस 3 कब होगा, जब इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। अगर एक कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 पे, अगर 3 पे अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a इंटू 3 यानी 3a प्लस 1, 3 पे ए वैल्यू आएगी इसकी, ये इक्वल किसके होगा, इसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 पे, ये हो जाएगा 3b प्लस 3, यहाँ सकते हैं 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2, ठीक, यानी यहाँ से a माइनस बी के लिए कितनी आ गई 2/3, ठीक है, a माइनस बी के लिए कितनी आएगी 2/3 के इक्वल आ जाएगी, और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्या करना था, दोनों में पहले वाले फंक्शन और दूसरे फंक्शन में x इक्वल टू 3 पुट करो और दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेट कर लो, ए और बी में रिलेशन आ जाएगा आपका। आते क्वेश्चन 23 में लिखा द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमें वो सिंबल दिया गया है, यानी एफ एक्स इक्वल टू जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, कह रहा है कि बताओ और 0 से लेकर 3 तक बीच में क्या ये ग्राफ कहता है, ठीक है, ये क्या जो 4 ऑप्शन में इसमें आपको चेक करना है कि क्या क्या होंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सबसे एक इजी वे होता है सॉल्व करने का तरीका, अगर आपको पता हो इसका ग्राफ, ठीक है, देखो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ कैसा होता है ग्राफ, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 0.3, हमें 3 तक ही पूछा है। देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसका ग्राफ कुछ टाइप से बनता है कि अगर वैल्यू 1 से कम होगी, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू अगर 1 से कम होगी तो उसके लिए क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है हमेशा 0। अगर उसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच लाई करती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी 2 पॉइंट को छोड़कर, ठीक। अगर उसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच लाई करेगा, ठीक है, यानी इस 2 और इस 3 के बीच नीचे अगर एक्स एक्सिस में लाई करता है तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 के इक्वल होती है, ठीक है, 3.3 को छोड़कर। जहां पर ये बनाया इसे बोलते हैं लोग ओपन इंटरवल, मतलब इस नंबर को चूज नहीं करना है, ठीक है, इस पॉइंट को चूज नहीं करना। अब देख के बताओ कि ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ कहीं कंटिन्यूअस है नहीं दिख रहा है, देखो इसको ऐसे मैच करते हैं ना। अब देखो क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, अब देखो यहाँ पर जो हमने बनाया है x इक्वल टू 1 पे, ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि x वैल्यू क्या हो रही है, x के जस्ट पहले आओगे तो उसकी वैल्यू 0 है,
ठीक है, एक्स के पहले जस्ट पे जाओगे उसके पहले 0 है, एक्स के जस्ट आगे जाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, इसकी वैल्यू आ जा रही है फिर से 1। तो एक्स इक्वल टू 1 पे तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं, यानी ये चीज़ तो गलत है। ठीक है, यानी लिखा है कि नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, ये बात तो सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा सही। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। अब 2 को भी चेक करो तो 2 के जस्ट पहले इसकी वैल्यू 1 है, ठीक, और 2 से जस्ट बाहर जाओगे तो इसकी वैल्यू 2 है, तो 1.2 पे इसकी दो वैल्यू आ रही है 1 और 2, यानी ये भी 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं कि डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 2। तो यहाँ से ग्राफ देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से ग्राफ देख सकते हो कि x इक्वल टू 1 पे भी ये ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट लाइन बनाया है। ठीक है, x इक्वल टू 2 पे भी देखो ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, इसको मैंने डॉट डॉट लाइन से बनाया, ब्लू लाइन से। तो क्या ये ग्राफ एट x इक्वल टू 1 एंड 2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, अगर आप अपने मेथड से करोगे तो बहुत लंबा मेथड जाएगा। सबसे इजी मेथड है ग्राफ, अगर आपको ग्राफ अच्छे पता है तो बहुत से क्वेश्चन जो आपको वर्बली या ग्राफ देख के सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे इस टाइप की वीडियो के सारे ग्राफ चाहिए तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं इसको आपको इसके जो करेक्ट ग्राफ के रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बता सकूँ। आते क्वेश्चन 24 में, ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ईजी आता है, कह रहा है y इक्वल टू कॉस साइन एक्स है, देन डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। यानी कह रहा है इज y इक्वल टू कॉस साइन एक्स है, ठीक है, तो हमें डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, डी बाई डी एक्स की, ठीक, लिख सकते हैं डी ऑफ कॉस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स है। अब देखो कॉस किस पे ऑपरेट कर रहा है, साइन एक्स पे, तो इसको साइन एक्स कर लेते हैं डिवाइड। अब डी ऑफ साइन एक्स लिखा है तो ऊपर भी डी ऑफ साइन एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, बाई डी एक्स, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब कॉस को करो डिफरेंशिएट, अब फंक्शन क्या आता है विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस साइन ऑफ एंगल कितना है यहाँ पर साइन एक्स है, क्योंकि हम साइन एक्स के एस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, इनटू साइन एक्स को डिफरेंशिएट एक्स के एस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस एक्स। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, देखो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन में आता है 25 में, इफ कह रहा है कि इफ 2y, ठीक है, इफ 2x इक्वल टू साइन y है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो दो साइड क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसके एस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, ये 2 टाइम्स था, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू, इक्वल सकते हैं डी ऑफ साइन वाई बाई डी वाई, क्योंकि जो साइन वो किस पे ऑपरेट कर रहा है, वाई पे, तो इसको हम किसके एस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट वाई के एस्पेक्ट में, इंटू फिर लिख लेंगे ऊपर डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वल टू साइन वाई का वैल्यू होगा कॉस वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ से लिख सकते हैं 2 इक्वल टू कॉस वाई लिखेंगे 1 अपॉन सेक वाई, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। दूसरी पे यहाँ लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स कितनी होगी, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स के लिए हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ सेक वाई। ठीक, मैंने क्या सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया है, यानी सेक वाई को हमने लगाया राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई कर लिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, हमें गिवन है y के लिए क्या गिवन है, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स के लिए कितनी होगी, हम तो पूछा गया, बताओ डी वाई बाई डी एक्स के लिए कितनी होगी। सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ये भी क्या है, ये भी एक स्टैंडर्ड एजम्पशन है। अगर ये लिखते हैं तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स कितनी है, साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से y लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा कॉस थीटा। अब बताओ 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, ये होता है साइन 2 थीटा के इक्वल।
ठीक, अब यहाँ से क्या सकते हैं, डेफिनेट लिख सकते हैं y इक्वल टू ये साइन इनवर्स साइन से कैंसल आउट, क्या बच जाएगा ओनली 2 थीटा। जिस पहले लिख सकते हैं कि y के लिए कितनी हो जाएगी 2, और थीटा हमने क्या माना था, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो हमसे पूछा किसकी वैल्यू फाइंड करने, dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब निकालेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स। ठीक, और y के लिए कितनी आ गई थी 2 ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक, 2 को बाहर कर लो तो क्या बच जाएगा डी बाई डी एक्स, और किस पे करना है डिफ्रेंशिएट, साइन इनवर्स एक्स को अब डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसका फॉर्मूला क्या आता है, ये होता है 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इसके लिए कितनी आ गई 2 टाइम 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखो कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तभी आप 40 मिनट्स 90 मिनट्स में 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। यानी यहाँ पर स्पीड, एक्यूरेसी, कंसेप्ट सब कुछ क्लियर होना चाहिए। स्पीड मस्ट है, स्पीड होगा तभी आप जाके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, कह रहा है y इक्वल टू, कह रहा है y इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है लॉग एक्स बाई एक्स। ठीक, देखो मैं क्वेश्चन थोड़े फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप जो आप इसको आराम से स्लोली वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, पॉज करके, अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो। कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करते हैं कि पहले जो डिनोमिनेटर में उसका नीचे स्क्वायर कर लो। ठीक, उसके बाद कहता है कि पहले लॉग एक्स को कर डिफरेंशिएट, इसलिए जो डिनोमिनेटर में एक्स है उसको एक्स लिख लो, डी बाई डी एक्स कर लो किसको, सेकंड ऊपर जो फंक्शन है लॉग एक्स, फिर लिखते हैं माइनस। अब क्या कहते हैं कि लॉग एक्स को बाहर लिख लो, और जो एक्स आया था डिनोमिनेटर में उसको डिफरेंशिएट कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में। ये होता है इसका पूरा, ये हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स का, और डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो यह जाता है 1 बाई एक्स माइनस, ये हो जाएगा लॉग एक्स, और डी एक्स को करोगे तो यह आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ से लिख लोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, कितना आ गया 1 माइनस लॉग एक्स बाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 27 करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं, कह रहा है y इक्वल टू 2। ठीक है, कह रहा है कि y इक्वल टू 2 साइन 2 टू द पावर साइन एक्स है, तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, लिख सकते हैं डी बाई बाई डी एक्स है, 2 टू द पावर साइन एक्स है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक, हमें ग्राफ, हमें इसका क्वेश्चन पता है ना, ए टू द पावर एक्स कितना होता है फॉर्मूला, ये होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक, ये होता है, तो यहाँ पर देखो एक्स क्या दिया, साइन एक्स दिया है। ठीक, इसको जब हम डी बाई डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये टर्म आता है, तो क्या करेंगे इसको 2 टू द पावर साइन एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, और इसको फिर से लिख लेंगे ऊपर डी ऑफ साइन एक्स, ठीक है, बाई डी एक्स। अब देखो ये वाली कितनी हो गई 2 टू द पावर साइन एक्स, ये हो जाएगा 2 टू द पावर साइन एक्स, ऊपर जो मैंने साइड में लिखा है जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग ए कितना है 2 इंटू साइन एक्स को करके डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये आता है कॉस एक्स। ठीक, तो देखो इसको और क्या, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर 2 टू द पावर साइन एक्स हो, लॉग 2 भी हो और कॉस एक्स भी हो, ये ऑप्शन नंबर हमें दिखाई देगा बी में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 29 है, इफ y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर, तो डबल डिफरेंशिएट करना है ना, डी स्क्वायर बाई वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा। पहले कैलकुलेट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं लॉग एक्स स्क्वायर का, इसमें डी ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स,
क्योंकि लॉग का एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कैसे रूप में हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट लॉग एक्स स्क्वायर को। ये हो जाएगा 1/x² इंटू एक्स स्क्वायर को करोगे डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा हमारा 2x। ठीक, एक्स से एक्स कैंसिल कितना आ गया वैल्यू 2/x। ठीक, यानी dy/dx। ठीक है, ये भी क्या है, ये dy/dx के लिए कितनी आ गई 2/x। अब निकालना में डबल डिफरेंशिएट यानी d²y/dx²। ये क्या होगा, इसको क्या d/dx, इसको डिफरेंशिएट करना है dy/dx को एक्स के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा d/dx और dy/dx के लिए कितनी आई थी 2/x। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जाएगा 2 और जाएगा d/dx इंटू 1/x। ठीक, 2 और 1/x का डिफरेंशिएट करने पर कितना आता है -1/x²। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा -2/x²। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा -2/x², यानी करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 कह रहा है इफ x इक्वल टू a cos थीटा, ठीक, एंड y इक्वल टू a sin थीटा, तो पूछा बताओ dy/dx कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन आपको मिला होगा सेट 1 के मैथ में। ठीक है, सेम प्रॉब्लम था। तो हमें dy/dx के लिए फाइंड आउट करनी dy/dx को कैसे लिख सकते हैं। अब देखो यार x और y किसके फंक्शन है, थीटा के फंक्शन दो। तो क्या करते हैं, पहले हम dy को थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट कर लेते हैं और फिर सिमिलरली हम dx को भी थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट कर लेते हैं और उसका अब फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा dy/dx। y को डिफरेंशिएट करो थीटा के टर्म में तो हो जाएगा a sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा अपॉन dx को x को डिफरेंशिएट करो थीटा के टर्म में तो हो जाएगा a का a और cos थीटा का हो जाता है माइनस sin थीटा। ठीक, a से a कैंसिल कितना बच गया -cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक, और किसके खुल जाएगा -cos थीटा। ठीक है, और हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 30 है 31 है कि एक स्थिर जल में एक पत्थर को जब फेंकते हैं तो क्या उसमें जो वेव जो बन रहे हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में बन रहे हैं, वो एक वृत्त के फॉर्म में बन रहे हैं, मतलब एक सर्कल के फॉर्म बन रहे हैं के रूप में बन रहा है। ठीक है, हमने पत्थर मारा तो ऐसे ऐसे सर्कल बनता है, जैसे हम यहाँ पे पत्थर मारते हैं तो उससे क्या सर्कल बनता है और ये ऐसे वेव बनते जाता है ना, वेव आगे बढ़ते चला जाता है। तो क्या इसकी स्पीड गिवन है, कितनी स्पीड है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है आगे। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से पता कौन बढ़ रहा है, तो देखो पहले इसकी यहाँ तक होगा वेव, फिर वेव यहाँ पहुंच गया, फिर ये वेव वहां पहुंच गया, फिर ये वेव आगे पहुंच गया। अब बताइए स्पीड में क्या बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है मतलब रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, यहाँ से रेडियस स्पीड बढ़ रहा है मतलब उसका रेडियस बढ़ रहा है। यानी हमें क्या गिवन है, हमें जो यहाँ डाटा गिवन है वो हमें गिवन है dr/dt, यानी उसका रेडियस चेंज कर रहा है कितने की स्पीड से 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड में उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर बढ़ जा रही है। तो कह रहा है कि बता जब इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी उसमें उसका जो एरिया होगा वो किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक, तो एरिया का क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है a इक्वल टू πr²। ठीक, एरिया को हम डिफरेंशिएट करना है टाइम के एस्पेक्ट में da/dt इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू आर का हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा dr/dt। ठीक, तो हमसे पूछा गया डाटा कब, जब रेडियस कितना हो 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू आर, 2 इंटू 10, आर की कितनी है 10 सेंटीमीटर पे और dr/dt कितनी है वो हमें गिवन है 4। सॉल्व कर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी उसका जो एरिया है उस सर्कल का वो कितना हो, कैसे बढ़ रहा है, वो 80 पाई पर सेंटीमीटर। ठीक है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हर सेकेंड में 80 पाई उसका एरिया बढ़ रहा है। कब, जब उसका रेडियस कितना था, जब उसका रेडियस था 10 सेंटीमीटर तक। तो देखो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 32, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब। ठीक है, एक घन है जिसका किनारा कितना दिया है, किनारा कैसे बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, मतलब कि एक मान लो हमारा ऐसा क्यूब हो गया। ठीक, ये हमारा एक क्यूब है और इस क्यूब का, ठीक है, ये क्यूब हो गया, इसका जो साइड लेंथ है, ठीक है ए, ये कैसे बढ़ रहा है da/dt। ठीक है, हमें ये गिवन है, इसका जो साइड लेंथ कैसे बढ़ रहा है, साइड लेंथ बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से।
तो पूछा बताओ इसका वॉल्यूम किस स्पीड से चेंज करेगा, यानी उसका आयतन किस दर से बदलेगा जब उसका साइड लेंथ कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, जब उसका जो ए की वैल्यू जब 10 सेंटीमीटर हो उसमें वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा होगा। तो पहले कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम किसी भी घन का आयतन कैसे निकालते हैं, v इक्वल टू ए क्यूब। तो यहाँ निकालते हैं dv अपॉन dt। हमें पूछा कि वॉल्यूम किस रेट से चेंज करेगा, यानी टाइम के साथ कैसे बदलेगा वॉल्यूम। ये हो जाएगा 3a² इंटू डी ए अपॉन डी टी। ठीक, ये हो जाएगा 3, ठीक, इंटू साइड लेंथ कब पूछा है, जब 10 सेंटीमीटर होगी साइड लेंथ, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी टी हमें गिवन है अभी कितनी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 900 और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, और ये चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यानी वॉल्यूम किस दर से चेंज कर रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी। क्वेश्चन 33 है, द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमें फंक्शन क्या गिवन है। ठीक, देखो यहाँ पे जो फंक्शन है ना एफ एक्स, ठीक, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, अब फंक्शन इंक्रीज करे या डिक्रीज उससे पहले से क्या करते हैं, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 0। ठीक, इसको अगर हम जीरो से इक्वेट करें तो एफ डैश एक्स को अगर हम जीरो से इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स की कितनी आ गई 1/2। यानी क्या है ना कि ये पूरी जो नंबर लाइन है, फिर से देखो ये पूरे नंबर लाइन है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। इस पूरे नंबर लाइन को ये कहाँ से ये ग्राफ चेंज कर रहा है, कट कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कहाँ x इक्वल टू 1/2। ठीक, यानी इसके पहले एक समय एक साइड ये इंक्रीज होगा एक साइड डिक्रीज होगा, लेकिन किधर इंक्रीज है किधर डिक्रीज है अभी हमें पता नहीं। इसलिए क्या चेक करते हैं कि अभी जो हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, ये आई थी 2x माइनस 1। ठीक, इसकी वैल्यू क्या चेक करते हैं 1/2 के पहले। 1/2 के पहले कौन सा पॉइंट इधर हो सकता है, इधर 0 हो सकता है, आगे 1 हो सकता है। पहले हम 0 पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो अगर 0 लें तो एफ डैश 0 फिर कितनी आएगी 2 इंटू 0 माइनस 1 कितना आ गया -1। -1 यानी यहाँ पर जो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कैसा वैल्यू आ रही है नेगेटिव। -1 कैसा नंबर है, नेगेटिव। नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है डिक्रीजिंग, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/2 तक ग्राफ कैसा है डिक्रीज कर रहा है। ठीक, डिक्रीज कर रहा है। आगे चेक करते हैं, यानी 1/2 के आगे का पॉइंट, 1/2 के आगे का पॉइंट मान लो हमने ले लिया 1। ठीक, 1 पे चेक करते हैं क्या आता है, तो एफ डैश 1 की वैल्यू निकालते हैं तो आता 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आता 1। कैसा नंबर है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, यानी 1/2 और इस पॉइंट के बीच ग्राफ क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इंक्लूड करना है 1/2 को, ठीक है, उस पॉइंट को। तो देखो ऐसा ग्राफ कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है 1/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक क्या कर रहा है ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन कहां पर दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में देखो 34 है, देखो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा 33 था तो 34 सेम क्वेश्चन है, बस क्या पूछ रहा है कि बताओ ग्राफ डिक्रीज कब कर रहा है। तो अब इसका मैं डिटेल सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, सोल्यूशन सेम है। मैंने भी क्या बताया था इसका कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक के पॉइंट को 1/2 पे ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसके पहले ग्राफ क्या था डिक्रीजिंग था, ग्राफ घट रहा था, उसके आगे ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थोड़ा अपना वर्ड को देख लेना, जैसे डिक्रीजिंग को हम क्या बोलते हैं ग्राफ को ह्रासमान कहते हैं ना डिक्रीजिंग को। ठीक, तो बता ग्राफ कब डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/2 तक। ठीक है, यहां तक ग्राफ क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। हमसे पूछा क्या है ह्रासमान मतलब डिक्रीज कब कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34 का। इसका डिटेल सोल्यूशन फिर से आप क्वेश्चन नंबर 33 में देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं। लिखा था फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स इच। ये कैसा ग्राफ है ना, देखो क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स। ये फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या कभी कुछ रेंज तक ये इंक्रीज करेगा, ठीक, या नन ऑफ दीज होगा। तो उसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो ये हो जाएगा एक्स का हो जाएगा 1 और कॉस एक्स का हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक, कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, देखते हैं। अब बताओ कि साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। साइन एक्स की वैल्यू है वो -1 और 1 के वैल्यू के बीच इसकी लाई करती है हमेशा, ठीक है। क्योंकि अगर आप साइंस का ग्राफ देखोगे, साइंस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में हमेशा रहता है, ठीक है। ये ग्राफ हमेशा इन दो लाइन के बीच में ही रहेगा, यानी साइनस की वैल्यू वो -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, ठीक। तो देखो यानी जो इस साइनस की होगी हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या रखना, ठीक। अगर जब लिखना -1, ठीक, और जब इसकी वैल्यू अगर हम लेंगे -1 तो कितना हो जाएगा, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, -1 नहीं, यानी एफ डैश एक्स भी ले रहे हैं। जब साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जब ऐसा लिख लो कि जब साइन एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 हो तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 माइनस -1 दैट विल बी इक्वल टू 2। ग्राफ कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव आ गया, ठीक है। 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक। अगर साइन एक्स की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो एफ डैश एक्स कितना आता, एफ डैश एक्स आता वो होता 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी अगर 1 से अगर थोड़ा छोटा होगा तो ग्राफ भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी -1 से लेकर 1 तक हमेशा ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यानी इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हमेशा वर्धमान है, तो इंक्रीजिंग को क्या कहते हैं हम, वर्धमान कहते हैं। यानी ग्राफ हमेशा इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमेशा ये जो इसका जो डबल वैल्यू निकालेंगे, इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे एफ का वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए। क्वेश्चन में देखते हैं 36, कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू sin x एट 0 पे, ठीक। देखो क्या गिवन है, हमें गिवन है y इक्वल टू sin x, ठीक है। हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, दैट मीन्स की dy बाई dx, ठीक है। इसे कहता है स्लोप m, कितना हो जाएगा, साइन एक्स का क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करो तो आ जाता है cos x। और किस पॉइंट पर हमें निकालना है, dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव कब लेना है, इसका जो स्लोप निकालना है वो हमें लेना है 0,0 पर, जब x भी 0 हो और y भी 0। तो cos 0, cos 0 के लिए कितनी होती है 1, नहीं स्लोप कितना आ गया, m की वैल्यू 1। और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 36 का सी। आते क्वेश्चन में 37 में कह रहा था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 2y माइनस 3 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1,1। तो देखो हमें क्या गिवन है, y इक्वल टू गिवन है, सॉरी 2y इक्वल टू गिवन है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2x। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितनी आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2x बाई 2, ठीक। हमसे किस पॉइंट पर पूछा गया है, एट पॉइंट 1,1 पे, तो इसे डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। ठीक है ना, 3 हमारा कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2x होगा, तो ये हो जाएगा हमारा -x। हमसे किस पॉइंट पर पूछा गया था 1,1 पे, यानी x की वैल्यू जब 1 हो, तो जब x की वैल्यू 1 है उसमें कितना आ गया इसका स्लोप, x की वैल्यू 1, स्लोप आ गया 1। इसे स्लोप मान लो हम अगर m1 कहते हैं, ठीक। मान लो जो नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप कितना है, लेट्स सपोज स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू m2 है। हमें पता है कि स्लोप और टेंजेंट एक दूसरे पर क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब अविलंब होते हैं। दैट मीन्स कि m1 इंटू m2 इसकी वैल्यू -1 की इक्वल होती है, ठीक।
m1 की वैल्यू है -1 इंटू m2 इक्वल टू -1, कैंसिल आउट, कितना बच गया, m2 की वैल्यू आ गई 1। अब निकाल लेते इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। ठीक, पॉइंट क्या दिया हमें, 1 1 दिया हुआ है। ठीक, तो हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू m2 की वैल्यू 1, हो जाएगा x माइनस और x1 की वैल्यू भी 1। यहाँ से हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, माइनस वन कैंसिल आउट, y इक्वल टू x, और फिर सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी जो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये हमें मिलेगा करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12 एट x इक्वल टू 1 पे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है। ठीक, y इक्वल टू गिवन कितना है, y इक्वल टू गिवन हमें 3x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक, इसका निकालते हैं स्लोप, कर्व का स्लोप, इसको मतलब हम m1 कर रहे हैं, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6x माइनस 12। ठीक, कहाँ पे पूछा गया, एट x इक्वल टू 1 पे, तो एट x इक्वल टू 1 पे m की कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 1 माइनस 12, दैट विल बी इक्वल टू -6। ठीक, और हमें पता है कि मान लो जो नॉर्मल है उसका स्लोप कितना है, m2, ये क्या है, ये नॉर्मल का स्लोप है। तो पता है कि टेंजेंट और स्लोप और नॉर्मल का स्लोप, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमेशा -1 के इक्वल होता है। तो m1 के लिए आ गई -6 इंटू m2 इक्वल टू -1, माइनस माइनस वन कैंसिल, m2 के लिए कितनी आ गई, m2 के लिए आ गई 1/6, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया हमारा 1/6, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन 39 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin 2x। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं, हमें गिवन है कि f(x) इक्वल टू गिवन है sin 2x, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो पहले f(x) निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रही है हमें। तो f(x) निकालेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos 2x। ठीक, इसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी cos 2x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ठीक, जिसमें कह सकते हैं कि जो एंगल है 2x वो π/2 के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आएगी, π/4, यानी x इक्वल टू π/4 पे कितना है, स्लोप कितना आ रहा है, 0, मतलब उसमें या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब चेक करते हैं मैक्सिमम मिनिमम कब कैसे चेक करेंगे, तो देखते हैं पहले f(x) निकाल लेते हैं। f(x) निकालेंगे तो हो जाएगा 2 cos 2x हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ sin 2x। ठीक, ये हो जाएगा -4 sin। ठीक है, और x कितना आया था π/4 पे, तो हो जाएगा sin 2 इंटू π/4। ठीक है, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, या जाएगा sin π/2, और sin π/2 के लिए कितनी होती है, ये sin एंटी की वैल्यू 1। तो f(x) कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आ रहा है हमारा नेगेटिव, -4 नेगेटिव, मतलब ये लेस देन 0 है, मतलब हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, मिलेगा हमें मैक्सिमम वैल्यू कब, जब x की वैल्यू π/4 हो। तो निकाल लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यानी हमें पूछा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x), वो कब मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है हमें f ऑफ π/4 पे, जब x की वैल्यू π/4 हो। तो हमारे वहां पर वैल्यू रख लेते हैं, तो हो जाएगा साइन इंटू 2, और x की जगह π/4, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2, ये हो जाएगा हमारा साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू दैट मीन साइन 90 की वैल्यू 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ x इज रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, हमें इसका मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, कब होगा। ठीक है, तो f(x) इक्वल टू गिवन हमें x² माइनस 8x प्लस 17। ठीक, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, तो f(x) इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 8, इसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो हमें मिलेगा मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या चाहिए। ठीक है, फॉर मैक्सिमम मिनिमा f(x) की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। ठीक है, लिख लेते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है,
एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के ऊपर आना चाहिए। ठीक, इक्वेट करते हैं तो 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितने आ गए 4। एट एक्स इक्वल टू 4 में हमें या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा। अब चेक करते हैं कि मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम। तो एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स निकालेगा तो वैल्यू आ जाएगी 2। 2 आया मतलब पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, मतलब क्या मिलेगा हमें मिनिमा। और हमसे पूछा भी क्या गया है, हमसे पूछा भी गया हमने कहा मिनिमा वैल्यू पूछी गई है। और वो कब मिल रहा है एट एक्स इक्वल टू 4 पे। तो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, इसका मिनिमम मिलेगा हमें जब एक्स कितने हो 4 हो। तो बस वैल्यू रख लो, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 17। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम हम ओरिजिनल फंक्शन का निकालते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो जो नंबर आएगा, जो वैल्यू आएगी एक्स की, उसको यहाँ पर रखते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर रखा है। ये हो जाएगा 16 माइनस 32 प्लस 17, ये जाएगा 33 माइनस 32, दैट विल बी इक्वल टू 1। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई फंक्शन की 1। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा आज का मैथमेटिक्स सेट 3 क्लास 12 का टर्म 1 का डिटेल सोल्यूशन। ठीक है, अब 1 से 2 दिन में हम जल्दी ही आपका सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5 को भी जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारे जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स उसको एक बार लाइक शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको इन सारे वीडियोज की अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो सबसे नीचे में जो टेलीग्राम चैनल है और एक उसका हमारा ग्रुप है, आप दोनों को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको हर वीडियो लेक्चर्स का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और इन सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सारा लिंक। ठीक है,